नमस्कार, स्वागत है समसामयिक पेशों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। 2016 में ब्रिटेन के लोगों ने जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। इस जनमत संग्रह के 2 साल से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद ब्रेक्जिट डील को ब्रिटेन की संसद से मंजूरी नहीं मिली है। ब्रेक्जिट के लिए डेडलाइन अगले साल 29 मार्च है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ब्रेक्जिट डील को संसद में मंजूरी दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। हालांकि इस कवायद में उनके सामने मुश्किलें भी आ रही हैं। पिछले हफ्ते खुद की ही पार्टी में अविश्वास प्रस्ताव का उन्हें सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि ब्रिटेन की संसद के निचले सदन में ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग थेरेसा मे ने टाल दी और वोटिंग टालने के बाद अब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। यूरोपियन संघ के ब्रेक्जिट डील में नरमी बरतने के लिए थेरेसा मे सदस्य देशों से संपर्क साधने में जुटी हैं। हालांकि यूरोपीय संघ किसी भी प्रकार की नरमी के मूड में नहीं है। आज विशेष में हम आपको बताएंगे कि क्या है ब्रेक्जिट, फिलहाल इसको लेकर ब्रिटेन में कैसे हैं राजनीतिक हालात, साथ ही ब्रेक्जिट से भारत पर पड़ने वाले असर पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। यूरोपीय संघ से अलग होने यानी ब्रेक्जिट को अगले साल 29 मार्च तक मुमकिन बनाने के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे जी तोड़ कोशिश में जुटी हैं। हालांकि उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। अब विपक्षी लेबर पार्टी ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने मार्च 2019 में बिना किसी समझौते के ब्रिटेन को संघ से बाहर करने की अपनी योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय आयोग इस संबंध में अपनी योजना को 19 दिसंबर को सार्वजनिक करेगा। ईयू के 27 सदस्य देशों ने आपात स्थिति के लिए योजना तैयार रखने पर जोर दिया। यूरोपियन यूनियन से अलग होने यानी ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्हें एक साथ कई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। अपनी ही पार्टी में अविश्वास मत की चुनौती से निपटने में कामयाबी के बाद अब विपक्ष ने थेरेसा मे के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्ष यानी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद में गैर बाध्यकारी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्षी पार्टी का ये रुख तब सामने आया जब थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील पर 11 दिसंबर के प्रस्तावित मतदान को स्थगित कर दिया। कॉर्बिन का कहना है कि अर्थपूर्ण मतदान के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स को अनुमति देने में असफल रही। प्रधानमंत्री में इस सदन का अब कोई विश्वास नहीं है। As the only way I can think of ensuring a vote takes place this week, I am about to table a motion which says the following: that this House has no confidence in the Prime Minister due to her failure to allow the House of Commons to have a meaningful vote straight away on the withdrawal agreement and framework for future relationships between the UK and the European Union. इससे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने विपक्ष के साथ नहीं मिलने पर ब्रेक्जिट पर जनवरी तक के लिए वोटिंग टाल दी। ब्रेक्जिट को लेकर पिछले हफ्ते टाला गया संसदीय मतदान अब जनवरी में होगा। ब्रेक्जिट समझौते पर नए साल में 7 जनवरी से चर्चा शुरू की जाएगी, जबकि इसके अगले सप्ताह यानी 14 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में हाउस ऑफ कॉमन्स में मतदान कराया जाएगा। Another vote which would do irreparable damage to the integrity of our politics, because it would say to millions who trusted in democracy that our democracy does not deliver. Another vote which would likely leave us no further forward than the last. And another vote which would further divide our country at the very moment we should be working to unite it. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ की सदस्यता पर एक और जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये उन ब्रिटिश लोगों का भरोसा तोड़ देगा जिन्होंने 2016 में ईयू छोड़ने और ब्रिटिश राजनीति की अखंडता को क्षति से बचाने के पक्ष में वोट डाला था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए पिछला हफ्ता भी चुनौतियों से भरा रहा। 12 दिसंबर का दिन थेरेसा मे के लिए वो चुनौती लेकर आया था जिसे वो हर हाल में टालना चाहती थीं। उन्हीं की कंजर्वेटिव पार्टी उनके नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई। थेरेसा मे ने प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कहा कि वो पूरी ताकत से इस प्रस्ताव का मुकाबला करेंगी। आखिरकार वोटिंग में उनके खिलाफ 117 मत पड़े, जबकि 200 मतों का उन्हें समर्थन मिला।
इसके बाद थेरेसा मे ने राहत की सांस ली और कहा कि वो अब पूरी ताकत से ब्रेक्जिट डील पर लगना चाहती हैं। Now need to get on with the job of delivering Brexit for the British people and building a better future for this country. A Brexit that delivers on the vote that people gave, that brings back control of our money, our borders and our laws, that protects jobs, security and the union, that brings the country back together rather than entrenching division. लेकिन थेरेसा मे के लिए तो चुनौतियां पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर तैयार किए गए ब्रेक्जिट मसौदे को संसद में पास कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बैकस्टॉप के मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जिसमें थेरेसा मे को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। I support the majority of the UK and asked you, Prime Minister, to do what was asked of you, leave the EU as we entered it, with no backstop and on our own merits and confident of our ability as a global power and no man's slave. The government has really lost all authority. And let me just say that I and my colleagues will fully support the Leader of the Opposition if he now proceeds to a no confidence vote as duty surely calls. स्थितियों से स्पष्ट हो गया कि अगर ब्रेक्जिट मसौदे पर वोटिंग की जाती है तो थेरेसा मे की हार पक्की है। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने वोटिंग को जनवरी तक के लिए टाल दिया और तुरंत यूरोपियन यूनियन के सदस्यों से बात करने निकल पड़ी। इस दौरान उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और ईयू के अध्यक्ष जाक क्लॉड जॉकर से मुलाकात की, लेकिन जॉकर ने पहले से तैयार मसौदे में फेरबदल से पूरी तरह से इनकार कर दिया। No room whatsoever for renegotiation. But of course, there is room, if used intelligently, is room enough to give further clarification and further interpretations without opening the withdrawal agreement. This will not happen. Everyone has to know that the withdrawal agreement will not be reopened. हालांकि ब्रेक्जिट में सबसे बड़ी समस्या बैकस्टॉप को लेकर ईयू काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के बयान ने थेरेसा मे को राहत पहुंचाई। The European Council underlines that the backstop is intended as an insurance policy to prevent a hard border on the island of Ireland and ensure the integrity of the single market. It is the Union's firm determination to work speedily on a subsequent agreement that establishes by the 31st of December 2020 alternative arrangements so that the backstop will not need to be triggered. मेजर चुनौती यही है कि जो ब्रेक्सिट की डील हुई है उनकी यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको अब उनकी जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूव कराना, ये उनकी जो है मेन उनकी चुनौती है। और ये करने की उन्होंने कोशिश की थी पिछले हफ्ते, लेकिन उनको जब पता पड़ा कि पार्लियामेंट में अभी उतना पूरा सपोर्ट नहीं है इस डील के लिए, तो फिर उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने उस वक्त वोटिंग नहीं की उस पर, और उन्होंने ये किया कि वो डील लेकर इस वक्त वो दूसरे जो बड़े यूरोपीय देश हैं उनका दौरा उन्होंने किया, जिससे कि उस डील में थोड़े उसमें परिवर्तन लाए जा सकें। और वो ये उनका सोचना है कि वो अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन ले आएंगी तो उनके जो पार्लियामेंट है उसमें वो डील अप्रूव हो जाएगी। तो ये उनकी कोशिश है। इसी बीच ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के समर्थक और विरोधी दोनों ही थेरेसा मे के विरोध में खड़े हैं। ऐसे में यूरोपियन यूनियन से पिछले हफ्ते ब्रेक्जिट मसौदे में स्पष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं मिला। अब उनके पास रास्ते बहुत ही कम और कठिन हैं। पहला कि वो संसद को ब्रेक्जिट मसौदे के पक्ष में राजी कर लें, और दूसरा बिना किसी समझौते के वो मार्च 2019 में ईयू से बाहर हो जाएं। ये दोनों ही विकल्प फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना यानी ब्रेक्जिट, आखिर ऐसा क्या था कि ब्रिटेन एक अच्छे खासे चल रहे संघ से अलग होना चाहता था? ब्रिटेन के लोगों को ऐसा क्या लगा कि उन्हें संघ से अलग हो जाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई थी। ऐसे में यूरोप को अपनी पहचान और अपना हित सुरक्षित रखने के लिए अलग जगह बनानी थी।
ऐसी परिस्थितियों के दौरान 1950 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स ने मिलकर यूरोपीय संघ की शुरुआत की। इस संघ के देश एक दूसरे से कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करते थे। अनाज के उत्पादन का आपस में बंटवारा होता था। इस व्यवस्था से सभी सदस्य देशों ने तेज आर्थिक विकास किया। 1 जनवरी 1973 में ब्रिटेन, आयरलैंड और डेनमार्क ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता ले ली। 1 जनवरी 1999 में इस समूह ने अपनी एक मुद्रा यूरो को भी अपना लिया। कुछ सालों तक तो इस समूह ने काफी अच्छी तरह से काम किया, लेकिन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक सी नहीं थीं। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी सीमा बंधनों के चलते अपेक्षाकृत गरीब देशों के लोग अमीर देशों में आने लगे। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ब्रिटेन भुगत रहा था। ब्रिटिश लोगों में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था, अपनी सामाजिक सोच और अपनी पहचान खो देने का डर समाने लगा, जिसके चलते वो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की बात करने लगे और यहीं से शुरुआत हुई ब्रेक्जिट शब्द की। देखिए, ब्रेक्सिट का ये है कि ब्रेक्सिट है कि जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है। यूरोपियन यूनियन में सारे बड़े जितने बड़े बड़े देश हैं वो सदस्य हैं उसके। ब्रिटेन भी एक उसका सदस्य है और वो एक ट्रीटी है जिसको लिस्बन ट्रीटी कहा जाता है। वो उसकी नींव है यूरोपियन यूनियन की। उस ट्रीटी में सब कुछ लिखा है कि किस तरह एक देश दूसरे देश से किस तरह से उनके संबंध जो हैं वो किस तरह से उसको चलाएंगे। 2015 के आम चुनाव में डेविड कैमरन ने ये वादा किया कि सत्ता में आने के बाद वो ब्रेक्जिट मुद्दे पर जनमत संग्रह कराएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का दावा था कि 1973 में ईयू में ब्रिटेन के शामिल होने से ब्रिटेन का कोई फायदा नहीं हुआ। डेविड कैमरन ब्रेक्जिट के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बना रहे। आखिरकार बड़े पैमाने पर हुए जनमत संग्रह के बाद 23 जून 2016 को नतीजे आए तो चौतरफा हलचल मच गई। फैसला हो चुका था। कांटे की टक्कर में ईयू छोड़ने वाले लीव कैंपेनर्स का पलड़ा भारी पड़ा। इस ऐतिहासिक जनमत में करीब 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। रिमेन अभियान के पक्ष में 16 करोड़ 14 लाख से ज्यादा वोट पड़े, जबकि लीव के पक्ष में 17 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वोट पड़े। इस तरह जनमत संग्रह में कुल 72.2% लोगों ने हिस्सा लिया। ईयू में रहने के पक्ष में कुल 48.1% लोग थे, जबकि ब्रेक्जिट यानी ईयू से बाहर जाने वाले कुल 51.9% लोग रहे। इसके फौरन बाद डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जनता का जो था वो बड़ा ही विचित्र सा था कि अगर हम देखें 16 जून के रेफरेंडम जो हुआ था 2016 में, जब से लेके अब तक जो जनता है वो बिल्कुल बटी हुई है और वो प्रतिशत इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका ये 70 जाना चाहते हैं और 30 रहना चाहते हैं। वो बिल्कुल 50-50 का आंकड़ा था। तो लोग बिल्कुल डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों को तो फिर ये भी समझ में आ गया रेफरेंडम के अगले ही दिन कि उन्होंने गलत किया, कि आप आर्थिक रूप से कटना नहीं चाहते। आप इसको सीधे तौर पे ये भी समझिए कि अचानक से कोई एक स्टेट एग्जिस्टिंग कंट्री में से बाहर होना चाहे। इनका एक मॉडल ऐसा ही था, यूरोपियन यूनियन का मॉडल ऐसा ही था कि आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, आप कहीं काम कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। इसके बाद थेरेसा मे ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी तो उनके कंधे पर ब्रेक्जिट की औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी आई। इस क्रम में पहला काम था यूरोपीय यूनियन को इस बाबत औपचारिक नोटिस देना। ये नोटिस लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने के लिए देना था, जिसे 29 मार्च 2017 को थेरेसा मे की सरकार ने यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क को दे दिया। 30 मार्च को ब्रेक्जिट से जुड़े ग्रेट रिपील बिल को प्रकाशित कर दिया गया। ब्रिटेन का जो यूरोपियन यूनियन से जो भी संबंध हैं जितने जो या उनके चाहे उनके लैंड बॉर्डर के हों या फ्लाइट के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो संबंध जो हैं वो इसी यूरोपियन यूनियन की लिस्बन ट्रीटी पर बेस्ड है। अब ये ब्रिटेन की सरकार को जो है 29 मार्च तक कोई ना कोई इस मतलब, और 29 मार्च तो फाइनल डेट है, मेरा ख्याल है 21 जनवरी तक उनको अपने पार्लियामेंट में किसी भी शक्ल में इसको जो है उन्हें कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ तक तो थेरेसा मे की यात्रा आसान रही, लेकिन अब बात आई ब्रिटेन की ईयू से अलग होने की शर्तें क्या होंगी, और यहीं से शुरू हुआ थेरेसा मे की मुश्किलों का सिलसिला।
सबसे पहले थेरेसा मे की ब्रेक्जिट वार्ताकार डेविड डेविस, विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट मसौदे पर असहमति जताते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये जिम्मेदारी डोमिनिक रॉब को सौंपी गई। उन्होंने भी नवंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया। इस बीच थेरेसा मे ने ईयू के साथ मिलकर एक मसौदा तैयार किया, जिसे चेकर्स प्लान का नाम दिया गया। इस साल 7 जुलाई को पेश की गई चेकर्स डील की 12 शर्तों के मुताबिक नॉर्वे और आयरलैंड या नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच कोई हार्ड बॉर्डर नहीं होंगे। ब्रिटेन को हक होगा कि यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों के साथ भी खुद की शर्तों पर व्यापार करने के लिए आजाद होगा। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच इंडस्ट्रियल और कृषि सामानों के लिए मुक्त व्यापार होगा, जिसके नियम और कानून एक होंगे, और समान कृषि नीति और समान मत्स्य नीति को त्याग दिया जाएगा। अगर बिना समझौते के अगर उन्होंने जो है वो डेडलाइन आ गई तो अब उनके उनके हवाई जहाज़ कैसे उड़ेंगे, उनके बैंकिंग चैनल कैसे काम करेगी, उनके जो नागरिक हैं वो एक दूसरे देशों में कैसे आए जाएंगे, कौन सा लॉ या ट्रीटी है जिसके तहत वो आए जाएंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे लिस्बन ट्रीटी है अभी, या फिर अगर ये डील जो है ये पार्लियामेंट पास कर देती है तो कोई कानूनी उसका जो है वो एक फाउंडेशन कानूनी एक फाउंडेशन होनी चाहिए उसकी। मोटा मोटा हर क्षेत्र में आपको इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। एजुकेशन सिस्टम में होगा कि आप वहाँ की डिग्रीज़ हैं, इनको यहाँ पे पैरेलल रन कर रहे हैं, रिकग्निशन हो रही है नहीं हो रही। तो ईयू में जब ब्रिटेन था पिछले 40-42 सालों से भी ज़्यादा से समय से बिल्कुल इंटीग्रेटेड था। अब अचानक से आप एक डिवोर्स करते हैं, अचानक से आप सेपरेट होते हैं, तो आपको हर क्षेत्र को, आर्थिक को, सामाजिक को, इंडस्ट्रियल को, लेबर लॉज को, सोशल पॉलिसीज़ को आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और रीस्ट्रक्चरिंग इतना आसान नहीं होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। थेरेसा मे ने इस प्लान को कैबिनेट से तो पास करा लिया, लेकिन अब बारी थी संसद से पास कराने की। इसमें कई गतिरोध हैं। विपक्षी दल तो इसके खिलाफ हैं ही। खुद थेरेसा मे की पार्टी के सांसद भी बैकस्टॉप के मुद्दे पर मसौदे का विरोध कर रहे हैं। अब मे ने जनवरी में मसौदे पर वोटिंग की बात कही है। अगर जनवरी में भी ये मसौदा पास नहीं होता तो ब्रिटेन के पास 2 रास्ते होंगे, या तो वो बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए या फिर ब्रेक्जिट का ख्याल ही त्याग दे। विपुल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने के फैसले से दुनिया भर में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत में भी इस पर कई तरह की राय सामने आ रही है। देखते हैं कि ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने से भारत पर इसका कितना और क्या असर पड़ेगा। यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला कर ब्रिटेन ने अपना भविष्य तय कर लिया है, लेकिन उसका ये फैसला कई देशों के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ेगा। भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत ब्रिटेन को अपने लिए यूरोप का द्वार मानता आया है। यही वजह है कि ब्रिटेन में भारत की कई बड़ी कंपनियों के सेटअप हैं। ब्रिटेन के लिए भारत इस वक्त FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय कंपनियां भी यूरोपीय संघ के फ्री मार्केट सिस्टम के तहत ब्रिटेन से बाकी यूरोपीय देशों में आराम से कारोबार करती आई है। लेकिन ब्रिटेन के अलग होने से भारतीय कंपनियों को अब वैसी सहूलियत नहीं रहेगी, जिसका असर भारतीय कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जो है हमारे जितने भी तरह के रिश्ते हैं वो उसी रफ्तार पे कंटिन्यू रहेंगे। उसके 2-3 रीज़न हैं कि हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यूके में हैं। हमारा काफ़ी बड़ा डायस्पोरा जो है वो यूके में है। हमारा डायस्पोरा इतना अधिक प्रभावशाली है कि वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स पे भी असर डालता है। आप जानते हैं कि तकरीबन 12 सिटिंग MPs जो हैं वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। और इंडिया की एक जब यूरोप से कहें तो वही बात है कि विंडो है, तो इंडिया विल ऑलवेज लुक टुवर्ड्स यूके। एंड यूके के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। वो हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है और हमें अपने जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। बायलैटरल रिलेशन हम दोनों का है, वो उसी रफ्तार पे चलता रहेगा, विच इज़ गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। कुछ साल पहले तक भारत का पूरे यूरोपीय संघ में व्यापार ब्रिटेन तक ही ज्यादा सीमित रहा।
मसलन 2015-16 में भारत का ब्रिटेन को छोड़ बाकी ईयू के साथ व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस महज $60 करोड़ था, जबकि अकेले ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड सरप्लस $360 करोड़। ईयू से अलग हो जाने के बाद भारत को ब्रिटेन और ईयू के बाकी देशों से अलग अलग व्यापारिक संबंध मजबूत करने होंगे। ये भारत के लिए नई चुनौती होगी। पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। यूरोपीय संघ ने भारत को उभरती विश्व ताकत बताया है। ईयू ने नवंबर में भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक रणनीति दस्तावेज भी जारी किया। इसे यूरोपीय संघ ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था और सतत आधुनिकीकरण के लिए एक साझेदार की संज्ञा दी। इसमें कहा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच अधिक राजनीतिक, सामरिक और रक्षा सहयोग की जरूरत है। दोनों के बीच $100 अरब का आपसी व्यापार है, जिससे यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच माल और सेवाओं में कुल व्यापार 2017 में 18 अरब पाउंड रहा, जो 2016 की तुलना में 15% अधिक है। सन 2000 के बाद से ब्रिटेन ने भारत में 19 बिलियन पाउंड से ज्यादा का निवेश किया, जो अमेरिका या किसी अन्य यूरोपीय देश से ज्यादा है। ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद यूरो मुद्रा के कमजोर होने की भी आशंका जताई जा रही है। अगर यूरो कमजोर होता है तो डॉलर मजबूत होगा और इसका असर भारतीय मुद्रा रुपया पर भी पड़ेगा। अचानक डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है और क्रूड ऑयल खरीदने की भारत की लागत और बढ़ सकती है। यही वजह है कि ब्रिटेन में जनमत संग्रह के फैसले का तुरंत असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा और बाजार और रुपए दोनों में गिरावट दर्ज की गई। जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्रिटेन अगर बाहर चला गया तो उसके बाद ब्रिटेन में कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन से इंडिया के जो वाणिज्य है या इन्वेस्टमेंट वगैरह है, कुछ इफेक्ट कुछ थोड़ा शॉर्ट रन में कुछ थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाएगी, अनसर्टेनिटी थोड़ी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये कुछ सालों में इसको जो है ब्रिटेन और भारत जो हैं वो बायलैटरल द्विपक्षीय ट्रीटी साइन करके भी कई चीज़ों को जो है आपस में एग्री कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इस तरह का करके जो है इसको कर सकते हैं। ब्रेग्जिट के लागू होने की समय सीमा नजदीक आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधियों पर भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चुनौतियों के अलावा ब्रेग्जिट से भारत को कई उम्मीदें हैं। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने पर कई सेक्टर में भारत को लाभ हो सकता है। इसमें सेवा और आईटी क्षेत्र शामिल हैं। इससे भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के अवसर और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन पर यूरोपीय छात्रों को जगह देने की कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का इरादा भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने का है। ये बात ब्रिटेन कई बार साफ कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।